विचारकों, पत्रकारों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को मैं अविनाश चंद्र हृदय जल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह दिन भारतीय वाङ्मय, लोक दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना के उस महाशिखर को नमन करने का है जिन्होंने भारतीय मेधा को अपने जड़ों से जोड़ते हुए आधुनिक संवेदना से समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 120वीं पावन जयंती के इस अवसर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान माला में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। आज के हमारे विमर्श का विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक गल्प में कल्प सृष्टि। एक ऐसा विषय जो साहित्य की शुष्क अस्थियों में मानवीय करुणा, लोक संवेदना और दार्शनिक ऊंचाई का रक्त संचार करने वाली आचार्य जी की अमर लेखनी को समर्पित है। इस सारस्वत अनुष्ठान का विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आज के सत्र के सभी सम्माननीय अतिथियों को, जिनमें आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के लब्धि प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर अनिल राय जी, आज के मुख्य वक्ता जामिया मिलिया इस्लामिया से पधारे प्रख्यात अध्याता प्रोफेसर नीरज कुमार जी, और हिंदी आलोचना के शीर्ष स्तंभ आचार्य जी के अंतरंग शिष्य और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर अपर्णा जी और कोषाध्यक्ष रत्नेश मिश्रा जी समस्त अतिथियों को मंच पर लेकर आए। कार्यक्रम की शुरुआत हम आचार्य जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा श्री रत्नेश मिश्रा जी से, अपर्णा द्विवेदी जी से, जो परंपरा को केवल ढोता नहीं उसे नया प्राण देता है वही सच्चा सृष्टा है। जहाँ इतिहास मौन हो जाता है, जहाँ मनुष्य की करुणा बोलती है और जहाँ काल की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से आचार्य हजारी प्रसाद की कल्प सृष्टि का अनंत आकाश खुलता है। अतीत के पन्नों से न्यूनिया और बाणभट्ट की संवेदना को वर्तमान का यथार्थ देने वाले महामनीषी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चरणों में शत शत नमन। जैसा कि विदित है, अतिथियों के प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट करना हमारी शाश्वत परंपरा रही है। मैं आयोजक संस्था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे मंचासीन विभूतियों का पुष्पगुच्छ के भेंट कर सम्मान करें। मैं ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का सम्मान करें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस स्वागत कार्य में साक्षी बनें। मैं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री रत्नेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और प्रोफेसर अनिल राय जी का पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान करें। मैं निशा सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और डॉक्टर नीरज कुमार जी का पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान। कृपया करतल ध्वनि बनाए रखें। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमारी स्मारिका जो द्विवेदी जी के चिंतन का मूल स्वर रहा है, उसके नाम पर आधारित पुनर्नवा, अर्थात जो निरंतर नवीन हो, जो जड़ताओं को तोड़कर जीवन रस से पुनः प्रस्फुटित हो, आज ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हम इस स्मारिका पुनर्नवा का विमोचन करेंगे। तो मैं अध्यक्षा डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि राजकमल प्रकाशन के सीईओ श्री आमोद माहेश्वरी जी को भी मंच पर लेके आए और स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम। मैं मंचासीन सभी आदरणीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमरों से इस स्मारिका का विमोचन करें।
क्लोज ले लो, उसका क्लोज ले लो, क्लोज उसका सबका ही आएगा नहीं इनका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्री रत्नेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले इसे हम सभी से परिचय कराएं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे अभिभावक परम श्रद्धेय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल राय जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीरज कुमार जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, राजकमल प्रकाशन के CEO आमोद जी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का मैं इस व्याख्यानमाला में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपके समक्ष ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित स्मारिका पुनर्नवा, जिसका अभी विमोचन हुआ है, वह आचार्य जी की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की यात्रा की 5वीं कड़ी है। 5 वर्षों का यह सफर हमारे लिए आसान नहीं रहा। अनेक चुनौतियों, सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिसका श्रेय हमारे शुभचिंतकों, सहयोगियों और पाठकों के विश्वास को जाता है। हमारा आरंभिक लक्ष्य साहित्य, संस्कृति और शोध के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को एक मंच पर लाना रहा है। इस दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय से ट्रस्ट का जुड़ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जल्द ही हम बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ सहयोग आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों को इस मुहिम से जोड़ा जाए, ताकि आचार्य जी की वैचारिक विरासत को और व्यापक फलक मिल सके। पुनर्नवा का यह अंक विशेष रूप से युवा रचनाकारों को समर्पित है। नए विचारों, ताजा दृष्टिकोणों और प्रयोगधर्मी लेखन को स्थान देना हमारी प्राथमिकता है। पत्रिका के साथ साथ संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से हम अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, जिससे साहित्य और शोध की परंपरा गतिशील बनी रहे। ट्रस्ट ने आचार्य द्विवेदी पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इस वर्ष यह सम्मान डॉक्टर चंदन तिवारी को उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रदान किया गया है। हमें पूरा विश्वास है यह सिलसिला भविष्य में मेधावी शोधार्थियों को प्रेरणा देगा। साथ ही विद्यार्थियों को आर्थिक एवं अकादमिक सहयोग उपलब्ध कराना हमारी आगामी योजनाओं में शामिल है। आने वाला समय कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हर बाधा को अवसर में बदला जा सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि ट्रस्ट की योजनाओं, गतिविधियों और संकल्प सिद्धि में आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे इस विचार गोष्ठी के वैचारिक सत्र में प्रवेश करते हैं। अब डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के आशीर्वचन के साथ करेंगे और मुझे लगता है कि यह क्षण इस पूरे आयोजन का सबसे पावन, गरिमामय और बहु प्रतीक्षित बिंदु है और हमने इसे अंत के लिए बुझा के रखा था, लेकिन आग्रह है कि हम इसे शुरुआत हम आपके आशीर्वचन से शुरुआत करते हैं। और मैं 2 लाइन में, हालांकि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हम सभी उनके बारे में विस्तार से जानते हैं, फिर भी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से उनका परिचय करा सकूं। हिंदी साहित्य में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी एक ऐसे आलोचक, कवि और गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं
जिन्होंने मध्यकालीन से लेकर समकालीन साहित्य तक गहरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंतरंग शिष्य रहे हैं और उनके मार्गदर्शन ने आपको आलोचना और संस्कृति के बीच सेतु बनाने की दृष्टि प्रदान की। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन का आधार दिया और त्रिपाठी जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आलोचना को समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी से जोड़ा। आपकी रचनाएं आलोचना, संस्मरण और कविता तीनों क्षेत्रों में फैली हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, नंगा तलाई का गांव और व्योमकेश दरवेश शामिल हैं। आपने आचार्य द्विवेदी जी के साथ अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन भी किया। आपकी आलोचना शैली प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ी रही, परंतु कट्टरता से आप सदैव दूर रहे। आपको मूर्ति देवी सम्मान, व्यास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान और शलाका सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपका जीवन और लेखन यह प्रमाण है कि आलोचना केवल साहित्यिक विवेचना नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति गहरी जिम्मेदारी का निर्वाह भी है। हिंदी साहित्य में आपकी उपस्थिति एक स्थायी धरोहर है। जिन्होंने व्योमकेश दरवेश के माध्यम से गुरु के विराट व्यक्तित्व और उनकी सहज मानवता को अमर कर दिया, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर त्रिपाठी जी से मैं अनंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से इस सभा को अनुग्रहित करें। सर। मित्रों, सिंगल इनका बनाऊंगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जानकर बड़ा संतोष होता है कि आचार्य जी का महत्व नई पीढ़ी जान रही है। आचार्य द्विवेदी का स्मरण, उनसे प्रेरणा प्राप्त करना, अपनी जड़ों को सींचना है। अगर आप अपनी जड़ों को नहीं सींचते हैं तो पुष्पित पल्लवित भी नहीं हो पाएंगे। परंपरा का यही महत्व होता है कि वो अपने वर्तमान को अतीत से जोड़ देता है और भविष्य की ओर उन्मुख कर देता है। द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है शव साधना, जिसमें द्विवेदी जी ने बताया है कि प्राचीन काल में किस प्रकार सिद्ध शव पर बैठकर शवासन करते थे और साधना करते थे। शव हमारा अतीत है जो बीत गया है, लेकिन वर्तमान जब उसकी साधना करता है तो उस शव का मुंह पलट जाता है, वो उलट करके भविष्य को देखने लगता है। यह द्विवेदी जी का संदेश है। द्विवेदी जी के बारे में बात करते हुए मुझे तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद आती है, वो बताऊं मैं आपको, और वो कभी नहीं भूलता। पंडित जी के बारे में बात करते हुए, मैं कानपुर में पढ़ता था, BSSC कॉलेज में। रिजल्ट मेरा अच्छा आता था पढ़ाई का, तो वहाँ नहीं अच्छा आया तो निराश होकर मैं फौरन पता नहीं किस योग से, शायद मेरा पूर्वजन्म को कोई पुण्योचित हुआ, बिना सोचे समझे मैं द्विवेदी जी के पास चला गया। यानी कानपुर में मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आया तो शर्म से किसको मुंह दिखाऊं, तो एकदम से पता नहीं कैसे मैं पंडित जी के पास पहुंच गया। कभी कभी असफलता इतनी बड़ी सफलता कारण बनती है, ये मुझे लगा, अब लगता है। तो वहां पहुंचा
तो पंडित जी मेरे पंडित जी का चरण स्पर्श किया मैंने और बताया कि ये सब हो गया है, मैं क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे शिष्य हो गए हो, तो शिष्य से बढ़कर और अंतरंग कौन होता है, तुम सब चिंता छोड़ दो, तुम पढ़ाई को ध्यान दो। ये कह करके पंडित जी अंदर चले गए और मैं एक 10-5 कदम और पीछे तक तो पंडित जी लौट आए। लौट के उन्होंने कहा इधर आया, और पंडित जी ने कहा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कौन मेरी न जान न पहचान नई न आया है, और इस आदमी को सबसे पहली चिंता हुई कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी। अब मैं जो सोचता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, और मेरी समझ में आया कि उपनिषद में सबसे पहला सूत्र जो है, पहला सूत्र है अन्नम ब्रह्म। द्विवेदी जी ऐसे लेखक विद्वान थे जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के खोजी, उसकी व्याख्या करने वाले, उसको समझाने वाले, और ऐसा समझाने वाले नहीं, बांह पकड़ कर समझाने वाले द्विवेदी जी थे। लेकिन वो पंडित जी को बड़ा सम्मान मिला। द्विवेदी जी के समय में द्विवेदी जैसा यशस्वी विद्वान हिंदी का कोई नहीं था। जो रविन्द्रनाथ के साथ 25 साल थे कल्पना की, लेकिन वो उन्हें अपना समय, अपना भावग्रस्त जीवन, और अपना भावग्रस्त जीवन नहीं, अपने विद्यार्थियों का भावग्रस्त जीवन, वो विद्यार्थियों के लिए ऐसे गुरु थे जो गुरु से अधिक विद्यार्थियों की माँ थे। ऐसे गुरु का पवन स्मरण प्रेरणा देता है। जब आता हूँ तो लगता है कि हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन ये जानकर संतोष होता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में अगर मैं कहीं खड़ा हूँ तो ये मेरी सार्थकता है, मुझे बहुत संतोष होता है। धन्यवाद। और ये सब तो बड़े ऐसे शब्द हैं, लेकिन आपको देखकर, आपकी उपस्थिति देखकर, गुरुवर आचार्य हृदय प्रसाद जी का स्मरण का अवसर पाकर मुझे संतोष होता है। मैं अपने को इस धन्य का पात्र समझता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही एक बिंदु आपने अपने उद्बोधन में आपने बताया कि अगर आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़ते हैं तो आप पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते। ये कितनी गूढ़ बात है, ये एक साहित्य हृदय का व्यक्ति, शोधार्थी और साहित्यकार ही समझ सकता है। अब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्राध्यापक प्रोफेसर नीरज कुमार जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के प्रोफेसर नीरज कुमार जी समकालीन हिंदी आलोचना और अध्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम हैं। आप लंबे समय से विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं और छात्रों को साहित्य की गहराई, आलोचना की दृष्टि और सामाजिक संदर्भों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आपका शोध और लेखन हिंदी साहित्य के विविध आयामों को समेटता है। आप विशेष रूप से आधुनिक हिंदी आलोचना, समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके लेख और शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं और संकलनों में प्रकाशित होते हैं। साहित्यिक विमर्श के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शिक्षण के साथ साथ आप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और सेमिनारों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। प्रोफेसर नीरज कुमार जी का व्यक्तित्व सौम्यता और
गंभीरता का संगम है। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर नीरज कुमार जी आए और हम सभी को आचार्य द्विवेदी जी की इस जो आज व्याख्यानमाला में जो विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक गल्प में कल्प सृष्टि, इस विषय पर हम सभी को हमारा ज्ञानवर्धन करें। सर कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार। मुझे अपनी दुकान सजानी होगी, ज़रा सा किताबें निकालनी होगी। गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, अग्रज गुरु भाई प्रोफेसर अनिल राय जी, मेरी बड़ी बहन दीदी श्रीमती सीमा चटर्जी जी, और सभागार में इतने सारे मेरे सम्माननीय लोग बैठे हैं। नाम कुछ लोगों का ले पाऊंगा, शायद कुछ लोगों का ना ले पाऊंगा। बड़े भाई प्रोफेसर विनय विश्वास जी, प्रोफेसर बली सिंह जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर लाल सिंह जी, डॉक्टर मनीष तोमर जी, प्रोफेसर मुकेश मिरोठा जी, डॉक्टर नूरुद्दीन मोहम्मद परवेज़ साहब, डॉक्टर साबिर साहब, बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग, सुधीजन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे युगन मित्र यहाँ मौजूद हैं। धीरे धीरे बोलूँगा, बोल नहीं पाता हूँ, आवाज़ मेरी ठीक नहीं है, लेकिन बोलूँगा और देर तक बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपको मेरे साथ थोड़ी देर तक रहना होगा। 1 महीना पहले डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी जी ने मुझसे कहा कि आपको द्विवेदी जी पर बोलना है, तो मैंने द्विवेदी जी नहीं कहा, मैंने कहा पंडित जी पर मैं क्या बोलूँगा, गुरु जी बोलेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि गुरु जी ने ही कहा है। तो मैं चारों खाने चित कि अब क्या होगा। मैं सटू सब अनर्थ कर हेतु, ये अनर्थ तो मेरे से अनर्थ होने वाला है। खैर, काहिल हूँ, सर जानते हैं, इतनी नाफरमानियाँ मैंने गुरु जी की हैं पढ़ने लिखने के संदर्भ में। मैं समझता हूँ कि आकाश धर्मा शब्द जो है वो मेरे लिए फलितार्थ भी है और चरितार्थ भी है। मेरे गुरु भी आकाश धर्मा है, माफ़ कर देते हैं, पढ़ता लिखता नहीं फिर भी पास में रखते हैं। एक दूसरे गुरु हैं मेरे प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी, उनको याद करता हूँ तो जैसी को याद करता हूँ, जैसी को याद करता हूँ तो उनको याद करता हूँ। पद्मावत में एक पंक्ति है, जही सरवर में हंस न आवा, बखुला तही जल हंस कहावा। दोस्तों, जब हंस ही मौजूद है सरवर में तो बगुले की क्या बिसात है। मेरे गुरुदेव यहाँ साक्षात विराजमान है। लेकिन गुरु जी ने सिखाया है और मैं अक्सर पंडित जी को दादा गुरु कहता हूँ, अभी भी कहूँगा। और दादा गुरु ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई संदेश रासक के माध्यम से मेरे अभिन्न वेद प्रकाशी बैठे हैं। अभी उनसे मैंने पूछा, पहले ही प्रक्रम में ये आता है कि अगर
कोयल जो है वो तरु शिखर पर बैठ के गा सकती है, तो गांव की मुंडेर पर या घर की मुंडेर पर कौवा काँव काँव क्यों न करे। अब आप लोग आ ही गए हैं, बैठे हैं, तो काँव काँव सुनिए। मैं देर तक आपको उलझाए रखूंगा। दूसरी बात, मैं नहीं जानता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, मैं पंडित जी को जानता हूँ, और पंडित जी की साक्षात रसमूर्ति, पंडित जी की प्रबल मेधा, पंडित जी के मनीषा को मैंने अपने गुरु के माध्यम से जाना है, गुरु में जाना है। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे मित्रों, 3.5 दशक से मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं। हम जब मैं कह रहा हूं तो मेरे समवयस्क गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं वो सब देख रहे हैं कि एक मूक संवाद गुरु जी के कक्ष में लगातार पंडित जी से गुरु जी का होता है, हम साक्षी हैं। गुरु जी की कुर्सी के पीछे बड़ी सी पंडित जी की तस्वीर लगी है जो निरंतर उन पर आशीर्वाद बरसाती है, कुछ थोड़े से छिटक कर हम लोगों तक भी पहुंच जाते हैं। गुरु जी और पंडित जी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्योमकेश शास्त्री में फर्क था। उसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित जी में भी फर्क है, जैसे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ में भी फर्क है। इस फर्क को समझेंगे तो पंडित जी के ज़्यादा नज़दीक हम लोग जा पाएंगे। दोस्तों, पंडित जी के साथ गुरु जी को भी पढ़ेंगे तो बात बढ़ेगी। एक बात और, ठीक है उत्तर आधुनिक युग है, लेकिन गुरु का स्मरण अवश्य है। बहुत पुरानी पीढ़ी का नहीं हूं, लेकिन बहुत नई पीढ़ी का भी नहीं हूं। अनामदास का पोथा, उसमें एक प्रसंग है, उसमें एक जटिल मुनि है। जटिल मुनि जो है वो घास छील कर बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसे भोजन करते हैं। रैक का एक मित्र उनके पास उनको ले जाता है और कहता है कि तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो इनसे बात करो। जटिल मुनि घास छील रहे हैं, खुरपा उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, कहते हैं घास छीलो, फिर बात करता हूँ। बातें होने लगती हैं तो वो कहते हैं, जटिल मुनि बताते हैं उनको बहुत सारी बातें, और बार बार कहते हैं कि मेरी माता जी ये कहती है, मेरी माता जी ये कहती है, मेरी माता जी ये कहती है। रैक जो है वो प्रश्न पर प्रश्न करना ही जानते हैं। वो कहते हैं माता जी कहती होंगी, आप क्या कहते हैं? तो रैक को गुस्सा आ जाता है, सॉरी जटिल मुनि को गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। कहते हैं मूर्ख, तू मुझे माता जी से भिन्न समझता है, देख। और फिर क्या होता है कि वो मुनि सामने आसन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर में उनका शरीर जो है वो तेजोमय प्रकाश से भर जाता है और बदलने लगता है और एक स्त्री छवि में तब्दील हो जाता है। रैक घबरा जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और मुनि आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि तू ये नहीं समझता है, जो श्रद्धेय होता है उससे एकमेक हुआ जा सकता है। दोस्तों, भट्टिनी ने बाण भट्ट की आत्म कथा में कहा बाण से कि मेरी बात को गांठ बांध लो, तुम्हारे वर्त के द्वितीय कालिदास हो। मेरे गुरुदेव व्योमकेश दरवेश में कहते हैं कि पंडित जी द्वितीय बाण भट्ट है। मैं इस सभागार में उपस्थित उनके सभी शिष्यों की तरफ से
ये इजाजत लेकर कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव द्वितीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित जी। आप पंडित जी के बारे में और कुछ बातें करूँगा मैं। जब कह ही देगा कि बोलना है तो अपनी तमाम काहली के बावजूद मुझे लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए और मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। शिव प्रसाद जी की किताब देखी, नामवर जी की किताब देखी, सर की किताब देखी, तो मेरे होश फाख्ता हो गए कि सब कुछ तो कहा जा चुका है, अब मैं नया क्या कह दूंगा या नया क्या कर लूँगा। तो उपन्यास पढ़ने शुरू किए। उपन्यास घर में ढूंढा तो एक उपन्यास मिला, 3 गायब। पंडित जी याद आए। मेरे सुयोग्य विद्यार्थी ले जाते हैं, लौटाने की उनको फिक्र नहीं होती, मांगने की मैं हिम्मत नहीं करता। तो पंडित जी याद आए कि बात तो ठीक है। इसी सभागार में मेरे वहाँ शोध छात्र बैठे हैं जिन्होंने मुझे उपन्यास ला कर दिए और मैंने पढ़ने शुरू किया, पढ़ लिए। छोटा था जब पहले पढ़े थे, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, पहले बिल्कुल समझ नहीं आए थे, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पहले से थोड़ा ज़्यादा। क्या समझ में आया? बहुत साधारण बातें करूँगा, बहुत सामान्य बातें करूँगा। पहली बात समझ में आए कि पंडित जी इतिहास के नहीं, ऐतिहासिकता के रचनाकार हैं। दूसरी बात समझ में आई, ये पहले भी थोड़ा समझता था लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ा। दूसरी बात समझ में आई कि रचनात्मकता या कल्पना या कल्प सृष्टि दरअसल पंडित जी की रचनात्मकता की लीला भूमि। तीसरी बात जो अब मुझे नई नई समझ में आई है, पता नहीं मैं उसको बता पाऊंगा ठीक से कि नहीं बता पाऊंगा, कोशिश करूंगा, कि पंडित जी इतिहास के, ऐतिहासिकता के लीला सहचर हैं। दोस्तों, इन्हीं 3 बिंदुओं के आसपास मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो जब हम ये कहते हैं कि पंडित जी लीला सहचर हैं, तो लीला एक व्यापक शब्द है, उसकी परिभाषा में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सहचर होने का मतलब क्या है? साहित्य सहचर, इतिहास सहचर, ऐतिहासिकता का सहचर। मैंने एक बात जो नोट की है वो यह है कि पंडित जी घटित के रचनाकार नहीं हैं, पंडित जी घटमान के रचनाकार हैं। और एक बात इसी से जोड़कर कह दूं कि वो दरअसल घटित के घटमान के रचनाकार। कैसे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि इतिहास तथ्यों से मिलके बनता है, तथ्यात्मकता इतिहास के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इतिहास जिसको तथ्य मानता है, उसको वो उठाता तो समाज और संस्कृति, जीवन और राजनीति से है ना। जब वो समाज की समूची अर्थवत्ता में से किसी एक घटना को तथ्य में तब्दील करके इतिहास बना देता है, तो उस तथ्य के पीछे छिपा हुआ जीवन जो है वो स्थगित हो जाता है, लुप्त हो जाता है, अदर्शन में, पंडित जी की भाषा में कहूँ तो अदर्शन में आ जाता है, अदृश्य हो जाता है, लेकिन वो रहता है। पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी की कल्प सृष्टि का अर्थ क्या मैं समझता हूँ। पंडित जी ये करते हैं कि वो इतिहास को उसकी तथ्यात्मकता से छुड़वा लेते हैं। अगर आप इतिहास को उसकी तथ्यात्मकता से छुड़वा लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी कहानी बच जाएगी। और कहानी को मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो आख्यायिका हो जाएगी, और उसी में अगर मैं कल्प को जोड़ लूंगा तो गल्प हो जाएगा।
पंडित जी गल्प इस तरह से सिरजते हैं तो तथ्यात्मकता से छुड़वा के पंडित जी घटित के घटमान को, उसके वर्तमान को, फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि पंडित जी इतिहास के वर्तमान की रचनाकार हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, अपने वर्तमान से कभी भी वो अलग नहीं होते हैं। आगे चल कर बात करूँगा तो ज़रूर बात करूँगा। तो पंडित जी अगर उस पूरे परिदृश्य में, परिवेश में, परिस्थितियों में जाना चाहते हैं तो क्या मतलब है? क्या पंडित जी अतीत जीवी हैं? कतई नहीं। अतीतवादी हैं? हो ही नहीं सकता। मामला क्या है? दिक्कत क्या है? पंडित जी क्या करना चाह रहे हैं? क्या पंडित जी हिस्टोरियोग्राफर हैं? वो इतिहास लेखन की समस्याओं से जूझ रहे थे? क्या वो हिस्टोरिकलिटी की बात करना चाहते हैं? इतिहास का जो अनुभव है उसकी बात करना चाहते हैं? हिस्टोरियोसिटी की बात करना चाहते हैं? क्या पंडित जी प्राच्यवादियों से प्रभावित थे? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, कुछ लोग तो उनको इन नामों से भी पुकारते हैं। क्या वो प्राच्यवादियों से प्रभावित थे? या फिर उनके दिमाग में कहीं पर सबाल्टर्न जैसी कोई चीज चल रही थी? क्या वो डीकोलोनाइजेशन कर रहे थे? क्या वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की तरफ जा रहे थे? इतने सारे सवाल इस बार मेरे सामने खड़े हो गए हैं। पहले जब मैं इन उपन्यासों को पढ़ रहा था तो ये बात बहुत पुरानी है। गुरुजी तो नाराज होंगे ही, लेकिन वही एमए के बाद पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े। क्यों पढ़ता? दिन भर तो मैं गुरुजी के कमरे में न्यूनिया को, भट्टिनी को, बाण को, चंद्रा को, मैना को, रैक्व को देखता हूँ। पंडित जी ने इतिहास से निकालकर कैरेक्टर्स को किताब में बंद कर दिया, गुरुजी ने किताब से निकालकर अपने कमरे में चलते फिरते दिखाया हम लोगों को। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पंडित जी को पढ़ना होता तो गुरुजी को सुनते थे। मैं कह देना चाहता हूँ कि पंडित जी की दिनचर्या, पंडित जी की जीवनचर्या, पंडित जी की साहित्यचर्या मेरे गुरु की दिनचर्या है। पंडित जी का ज्ञान ही, पंडित जी का ध्यान ही गुरु जी का ज्ञान है। तो इस तरह से भी मैं उपन्यासों से या पंडित जी के और तरह के लेखन से, हालांकि आलोचनात्मक लेखन की लगातार पढ़ाने के दौरान जरूरत पड़ती तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन उपन्यासों से दूर हो गया। फिर जब उपन्यास पढ़ रहा हूँ तो ये तमाम सरणियाँ जिनका अभी मैंने जिक्र आपके सामने किया, इनमें से केवल एक प्राच्यवाद जो है वो पंडित जी से पहले का है, बाकी तमाम सरणियाँ पंडित जी के बाद की हैं। ओरिएंटलिज्म पर पहली किताब 78 में आती है एडवर्ड सईद की, और 79 में पंडित जी चले जाते हैं। और सबाल्टर्न स्टडीज का काम ही सारा अमेरिका में 82 में शुरू होता है, पंडित जी जा चुके हैं। लेकिन जब गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक अपनी किताब में लिखती है कैन सबाल्टर्न स्पीक, तो मुझे न्यूनिया याद आती है। जिस तरह से वो सम्राट को ललकारती है, जिस तरह से वो कहती है कि अगर भट्टनी पर कोई आंच आई तो खून की नदियां बह जाएंगी, भट्ट मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, तुम सोचो। न्यूनिया एक सामान्य नारी, स्त्री, वो बोल रही है। ये 90 के बाद आई ये किताब गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक की। और होमी भाभा वो भी बाद में काम आपके सामने कर रहे हैं दोस्तों। लोरिक देव कैसे बोलते हैं, वो मानते नहीं, मैं सामंत नहीं बनूंगा सम्राट का। तो पंडित जी के यहाँ तो सबाल्टर्न पहले से ही बोल रहा है।
पंडित जी इनसे प्रभावित नहीं थे, अलबत्ता ये उनसे प्रभावित हो सकते हैं, होंगे, नाम लें या ना लें। एक सूत्र मुझे मिला है, मेरे एक शोध छात्र जो हैं उन्होंने मुझे एक किताब मुहैया कराई। वो ये किताब है, ये रणजीत गुहा साहब की किताब है। रणजीत गुहा साहब जो हैं वो सबाल्टर्न स्टडीज़ के बहुत बड़े थ्योरेटिशियन हैं। उनकी इस किताब का जो आखिरी अध्याय है, मैं उसका टाइटल पढ़ रहा हूँ। उसका टाइटल है एपिलॉग द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोग्राफी, अ पोएट्स रिप्रोच। क्या अर्थ है इस शीर्षक का? क्या अर्थ है? सारी किताब लिखने के बाद उपसंहार में वो लिखते हैं कि जो हिस्टोग्राफी है वो उसकी पॉवर्टी है। रणजीत गुहा साहब नाम नहीं लेंगे, दरअसल ये मास की किताब का नाम है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वहाँ से लिया हो। दर्शन की दरिद्रता या निर्धनता, किताब मैंने हिंदी में पढ़ी है, अंग्रेजी में है अलबत्ता। तो वहीं से रणजीत गुहा ये बात लेते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं पॉवर्टी का अर्थ जो है वो निर्धनता या दरिद्रता नहीं करना चाहता, अपर्याप्तता करना चाहता हूँ। और जब वो ये लेख लिख रहे हैं तो ये लेख किस पर है? ये लेख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर है, जिसमें वो ये कहते हैं अ पोएट्स रिप्रोच, माने इतिहास लेखन की अपर्याप्तता को महसूस करते हुए कवि उसका तिरस्कार करता है। और इस लेख में उन्होंने बताया कि गुरुदेव जो हैं उनसे बातचीत प्रकाशित हुई 1941 में, और उस बातचीत का जो शीर्षक है वो बड़ा दिलचस्प है। वह शीर्षक है साहित्यिक ऐतिहासिकता 1941। अंग्रेजी में द हिस्टोरिसिटी ऑफ लिटरेचर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी इस बात की तस्दीक अवश्य करेंगे कि गुरुदेव का लेखन हो, गुरुदेव माने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का लेखन हो, और शांति निकेतन में रहने वाले पंडित जी उसको ना पढ़ें, ये मैं नहीं समझता कि कोई बात हो सकती है। जब एक महाकवि जो है वो हिस्टोरिसिटी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो पंडित जी के भीतर भी कुछ चल रहा होगा, कुछ चलने लगा होगा। मैं इसमें से उदाहरण नहीं पढ़ूंगा, देर लगेगी। मैं एक दूसरी बात करूंगा जिसकी तरफ गुरु जी ने अपनी किताब व्योमकेश दरवेश में जिक्र किया है और नामवर जी के हवाले से जिक्र किया है। तो मैंने सोचा कि मैं नामवर जी वाला हवाला वहीं जाकर देखूं, तो मैंने देखा वो दूसरी परंपरा की खोज में है, जहां पर नामवर जी एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। वह प्रसंग यह है कि एक विधवा स्त्री गुरुदेव के पास एक सवाल लेकर आई, उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है और उस समय की परंपराओं के अनुसार उसको विवाह से पहले एक नांदी श्राद्ध करवाना है। नांदी श्राद्ध कहे तो ऐसा श्राद्ध जो विवाह से पहले अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए करवाया जाता है। समाज उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो वो गुरुदेव के पास आती हैं और गुरुदेव क्या करते हैं, अपने युवा हिंदी शिक्षक पंडित जी को बुलाते हैं और कहते हैं पता लगा के बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, ये घटना पहली बार तो हुई नहीं होगी। पंडित जी कहते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं घर, और रात भर जो है वो तमाम पुस्तकों को छानते रहते हैं और सुबह आकर कहते हैं उनसे कि ऐसा प्रावधान तो नहीं मिलता है, लेकिन पूर्व पक्ष के ऋषियों ने इसकी अनुमति दी है। तो गुरुदेव हंसते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हंसते हैं और कहते हैं कि पूर्व पक्ष के ऋषि कोई कम पूज्य तो नहीं है। तो नामवर जी ने लिखा है कि द्विवेदी जी उसके बाद रात भर सो नहीं पाए। उनको ये एहसास हुआ कि परंपरा अविच्छिन्न नहीं है। मैं समझता हूँ यह दो घटनाएं पंडित जी को इतिहास
पर फिर से विचार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए संभवतः पर्याप्त हैं। पहली घटना मैं समझता हूँ शायद 32, 34, 36 की होगी, सर बताएंगे, और दूसरी घटना तो 41 की है, और बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में है। आप पंडित जी नहीं देखना चाहते इतिहास को वैसे, फिर क्या करना चाहते? पंडित जी को लगता है कि इतिहास का जो चोखटा है, उसका जो फ्रेम है स्टील का, वो ठीक नहीं है। पंडित जी अपनी रचनात्मकता से, अपनी रचनात्मक ऊष्मा से, अपनी कल्प सृष्टि से इतिहास के स्टील फ्रेम को मेल्ट कर देते हैं, गला देते हैं, पिघला देते हैं। तब फिर क्या होता है? तब वो द्रव्य बनकर पंडित जी की रचनाओं में बहने लगता है, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं, पंडित जी की मनमर्जी से। मन का उल्लेख इन उपन्यासों में इतनी दफा हुआ है, सैकड़ों दफा। मन चित्त, मेरे मन में यह आता है, मेरा चित्त ये कहता है। क्या कोई रचनाकार ऐसे मनमर्जी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये बात मैं अपने अग्रज प्रोफेसर विनय विश्वास जी के हवाले से कहना चाह रहा हूं। उन्होंने समझाया है, सिखाया है। इतिहास विधाता अगर किसी की धमनियों को चुन ले अपने मार्ग के लिए, अपने रास्ते के लिए, तब मित्रों क्या होगा? पंडित जी कहते हैं, हाय इतिहास विधाता को मेरी ही धमनियों से गुजरना था। अगर इतिहास किसी की धमनियों से गुजरेगा तो कोई इतिहास की धमनियों से भी गुजरेगा। अगर इतिहास पंडित जी की शिराओं में, उनकी धमनियों में बहता है, तो उनके साहित्य की शिराओं में इतिहास भी बहेगा, बह रहा है। ये पंडित जी का मुद्दा था कि उन्होंने इतिहास को इस तरह से देख लिया, इस तरह से समझ लिया, वो ये करना चाह रहे। तो दोस्तों, ये जो धमनियों में एक तरह से बह जाना इतिहास का, ये पंडित जी का वह चरण था जहां वो चीजों को और आगे बढ़कर समझने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बात और, वो यह है कि क्या कोई व्यक्ति इतिहास में यात्रा कर सकता है? मेरे गुरु कहते हैं, नोबडी कैन ट्रेवल इन हिस्ट्री फिजिकली, बट यू कैन ट्रेवल इन विच मैनर? मेंटली। इमोशनली कहने का खतरा मैं नहीं लेना चाहता हूं, वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं मेंटली पर रुक जाना चाहता हूं। पंडित जी इतिहास में यात्रा करते हैं और इतिहास की ऐतिहासिकता को दोस्तों वो खोज लाते हैं, पकड़ लाते हैं। लेकिन किस इतिहास में? क्या समूचे इतिहास में यात्रा करना संभव है? मैं फिर गुरु जी का हवाला दूंगा कि गुरु जी कहते हैं कि स्मृति जो है वो राजडगर है, लेकिन स्मृति कहां तक? मैं ये समझता हूं कि समूचे इतिहास को अतीत नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना चाहिए। जो निकट इतिहास होता है वही दरअसल अतीत होता है, सुदूर इतिहास अतीत नहीं होता। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो अनुभूत इतिहास होता है अतीत वही होता है। तो आप कहेंगे तो फिर 10, 20, 50 साल का हो सकता है? नहीं, वो 100 साल का भी, 150 साल का भी हो सकता है। मेरे गुरुदेव इस समय 96 से 96 साल के, उनके पास अपने से पहले के 50 वर्ष का इतिहास में उनके भीतर संचित है। तो अगर निकट अतीत की बात करूंगा तो वो 100, 150, 200 सालों से दोस्तों कम नहीं होगा। फिर सुदूर इतिहास का क्या होगा? पंडित जी ने कहां से अपनी चीजों को उठाया है? इसको जरा सी देर छोड़ के मैं जरा इधर जा रहा हूं, फिर वापिस आऊंगा। अंतिम उपन्यास अनामदास का पोथा जो है वो रैक पर है, रैक औपनिषदिक चरित्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख,
पुनर्नवा, इन सब के काल को मिलाकर देखेंगे तो ईसा की 5वीं 6ठी शताब्दी पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तक आप पाएंगे ये पंडित जी की मेंटल एज है। तकरीबन 1800 से 2000 साल का इतिहास उनको सिद्ध है। उसकी एक एक गतिविधि को वो जानते हैं, मैं बता दूंगा, अगर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अब मैं वापिस आ रहा हूं। जो अतीत, निकट अतीत है, उसको तो आपने, आपकी अनुभूति या अनुभूत है, उसको तो आपने कह दिया। सुदूर इतिहास का पंडित जी क्या करते हैं? यहां पर फिर वो एक ऐसी कोशिश करते हैं। गुरु जी ने बताया कि कभी कभी गुरु जी मिलने जाते थे या और इनके साथी मिलने जाते थे तो कोई कह देता था, अपर्णा जी बताएंगी कि पंडित जी घर में नहीं है। तो पंडित जी अंदर से कहते थे चले आओ, पंडित जी घर में नहीं। दरअसल वो पढ़ते ही रहते थे। गुरु जी ने बताया कि पंडित जी की आंखें सूजी रहती थी, उनको गर्म पानी से सिकाई करनी पड़ती थी। गुरु जी ने बताया कि जब घर में सब लोग सो जाते तो पंडित जी दिया या लालटेन जलाकर पढ़ते थे। पंडित जी ने सुदूर इतिहास जो अनुभूत नहीं है, अनुश्रुत है, उसको अपने अध्यवसाय से, अपनी बोध क्षमता से, अपनी अध्ययनशीलता से, अपनी कल्पना से, अपनी कल्प सृष्टि से उन्होंने अनुश्रुत को भी अनुभूत बनाया है दोस्तों। और अनुभूत बनने पर ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा, फिर वो इतिहास जो है अपनी उस ऐतिहासिकता को छोड़कर उस रूप में हमारे सामने आता है जिसको हम गल्प कहते हैं। पंडित जी के लिए गल्प बार बार बोलना ठीक नहीं है। पंडित जी लेखन में तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हिमाकत कर रहा हूँ, गुरु जी के सामने ही कर रहा हूँ कि पंडित जी गल्पकार नहीं है, गप्पकार हैं, गुरु जी कहते हैं। पंडित जी गप रसाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव शाम को उनके कक्ष में हम बैठते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ गुरुजी जब गप रसाते हैं तो मुझे पंडित जी के साथ साथ अरस्तु भी याद आते हैं। वहां नहीं जाऊंगा, पंडित जी तक ही रहूंगा। तो गप रसाना जो है वो पंडित जी का शगल है, लेकिन ये बड़ा भारी है। गप रसाने के लिए पंडित जी कहां तक यात्राएं करते हैं मानसिक तौर पर, कहां से तथ्य लाते हैं। उनमें से कुछ की चर्चा करूंगा, सबकी नहीं करूंगा वरना बहुत टाइम लगेगा। एक बात और बहुत जरूरी, पंडित जी भरमाते बहुत हैं और बच के निकल जाते हैं। मैं भरमता था और पढ़ते रहते थे। पंडित जी मूंछों में मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते तो हम वहीं पर जो है मजे ले रहे हैं चीजों में। लगता है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। उसके पीछे क्या समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि साहब मेरा मन जो है वो कुजट्टी का क्षण जो अतीत का आकाश को दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? अब आप सोचें कि अगर पंडित जी की इस बात को मान लिया जाएगा, मेरे पास निबंध है, मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, लेकिन जितना याद है उसी से सुनाता हूँ, वरना देर तो देरी लगती चली जाएगी। तो क्या होता है कुजट्टी का क्षण, कुहेली का क्या होता है, कुहासा क्या होता है, ये मैं ना समझता। अगर मैंने गुरु जी की खेती बाड़ी में एक ऐसा किस्सा ना पढ़ा होता जिसको गुरु जी ने थोड़ा सेंसिटाइज करके लिखा है कि जो ऐसे जलेगा तो सुगंध क्यों नहीं, जो अस जले तो कस ना महके, मूल तो शायद सर उसका ये, जो अस जला तो कस ना महके। तो उसमें एक शब्द आया है अबूझ यातना। मैंने बहुत सोचा, फिर सर के एक और लेख को पढ़ा मैंने जो मैयादास की माड़ी का रचनाकार भीष्म सानी पर लिखा हुआ है, उसमें फिर वही बात आई। तो मुझे समझ में आ गया कि जिसको रचनाकार भूज लेता है
उसने तो बूझ लिया, लेकिन पाठक के लिए, सामने खड़े होने के लिए वो अबूझ है। पंडित जी के लिए कुजट्टी का क्षण कुछ नहीं है, वो जानते हैं, वो हमारे लिए है। और वो जो कहते हैं कि हाय पंख कहाँ से लाऊं, पंख उनका व्यवसाय है, पंख उनकी बोध क्षमता है, पंख उनकी अध्ययनशीलता है, पंख उनकी कल्पनाशीलता है, पंख उनकी रचनात्मकता है। आप रोक के दिखाइए, देर लगेगी, एक जरा सा पढ़ने दीजिए। अगर आप कहें तो नाखून क्यों पढ़ते हैं, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नौजवान साथी सुने, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, ज्यादा नहीं, कतई ज्यादा नहीं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है। ये उस आदमी की सामर्थ्य है भाई, जो इतनी आसानी से कहता कि जब मनुष्य जंगली था, मन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों से जूझना पड़ता था। लंबा है नहीं पढ़ना सारा, लेकिन वो वहां से गुजरते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, उस आदिम समाज से, स्टोन एज से, आयरन एज से निकलते हुए वो कहाँ तक आ जा रहे हैं। कहते हैं कि नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। ये मामूली बात है क्या? ये सब कहना मामूली बात है क्या? ये पंडित जी की ऐसी कोशिश है जो उनके अलावा आज तक कोई और तो कर नहीं पाया। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पंडित जी वहीं घूम रहे हैं तो सुनिए, इतिहास आगे बढ़ा, पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ बड़े घाट तक घसीटा, ये सबको मालूम। माने वो नाखून जो आदिम समाज में हम लोगों के लिए अस्त्र हुआ करता था, और नागासाकी और हिरोशिमा में गिरने वाला जो परमाणु बम है वहां तक आके पंडित जी खड़ा कर देते। इतिहास यहां तक जाता है। ऐसी फिर याद करूंगा गुरुजी को, गुरुजी एक बार बोल रहे थे सत्यवती कॉलेज में, हम सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। कबीर पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि कबीर जो है वो टाइम काल के टावर पर खड़े हुए हैं और शताब्दियां उनके आमने सामने से आ रही हैं, जा रही हैं। पंडित जी ने बिंब बनाया, मैं चकाचौंध, क्या बिंब है। तब नहीं समझ में आया, फिर समझ में आया जब बाद में मैंने कविता पढ़ी पंडित जी, गुरु जी की कविता पढ़ी पंडित जी पर। सुनाऊंगा, एक टुकड़ा सुनाऊंगा, और जानबूझ के मैं दूसरी किताब लेकर आया हूँ। सर की कविता की किताब नहीं लाया हूँ, गुरुदेव नित्यानंद तिवारी जी की पुस्तक लेकर आया हूँ। इस पुस्तक की भूमिका के रूप में वो कविता छपी, और उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक की भूमिका त्रिपाठी जी ने बहुत पहले लिख दी थी, और वो मुझे इसमें छापने के लिए, इस लिखाई के लिए मुझे क्षमा करें, पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस सभा में पहुंचते थे, रोशनी और कोलाहल जगमगाने लगते थे। वह अकेले बैठे हो तो भी लगता था कि मानो शताब्दियां एकत्र। टाइम बहुत लग जा रहा है। जी पढ़। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस सभा में पहुंचते थे, रोशनी और कोलाहल जगमगाने लगते थे। वह अकेले बैठे हो तो भी लगता था मानो शताब्दियां एकत्र बैठी संवाद कर रही हैं। वह हमारा अकेलापन पी लेते थे और हम अमृत। मित्रों, शताब्दियां उनके साथ संवाद करती, वो स्वयं शताब्दियों के साथ संवाद करते। ऐसे व्यक्ति की धमनियों से ही तो इतिहास विधाता गुजरेगा ना, या कहीं और चला जाएगा वो। पंडित जी की सामर्थ्य दरअसल ये है। कविता का एक छोटा सा अंश पढ़ के मैं आप बात को आगे बढ़ा। जब वे अकेला महसूस करते होंगे तो उन्हें अमृत कौन पिलाता होगा? शताब्दियां या उनका मौन अंधकार? उनके सामने जाओ तो मन के कलुष, उनके निरी दिगंत प्रसरित अट्टहास, उनकी तरलायित करुण आंखों की गंगा में लीन हो जाती थी। अब कविता पढ़ूंगा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन शताब्दियां उनसे संवाद करती थी।
और शताब्दियों से पंडित जी संवाद करते हैं। दोस्तों, ये उनकी ऐतिहासिकता का एक रूप है। और आगे बढ़ रहा हूँ और जरा सी 2-4 बातें करूँगा और फिर अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। मैंने एक बात शुरू में कही कि पंडित जी घटित के नहीं घटमान के रचनाकार हैं। मैं इसको तब्दील कर रहा हूँ अंग्रेजी में। गुरुदेव, मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि पंडित जी फैक्चुअल के नहीं एक्चुअल के रचनाकार। फैक्चुअलिटी जो है वो उनके लिए हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह थी, इसलिए वो एक्चुअल तक पहुंच जाते थे। वो जितना इतिहास के वर्तमान के रचनाकार हैं उतने ही वो अपने वर्तमान के भी रचनाकार हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी कहां से होती? परेशानी ये होती है कि जब हम उन 1800 सालों का इतिहास देखते हैं जहां पंडित जी इतिहास के लीला सहचर हैं, जहां पंडित जी की कल्पना शक्ति लीला कर रही है, तो एक परेशानी हमारे सामने ये आती है कि मध्ययुगीनता या प्राचीनता या प्राचीन मनीषा मानसिकता को प्रभावित करने वाले जो कारक तत्व हैं वो आधुनिक मनीषा के लिए एक तरह का अपरिचय पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं, विस्मय पैदा करते हैं। क्या किया जाए? मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, बताना चाहता हूं कि ये जो विस्मय है, ये जो इतनी तंत्र साधना है, ये जो इतनी सिद्धियां हैं, ये चंद्रलेखा जो है वो कोटि वेदी रस तैयार करने के लिए खरल में जो है वो कुछ पदार्थों को लगातार कूट रही, लगातार। नागनाथ वहां बैठे, नहीं बोल पा रहा। अच्छा, अभी ठीक है? अब मैं फिर पीछे हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, कोशिश करता हूं। तो मैं की कह रहा, भूल गया। चंद्रलेखा कौन? चंद्रलेखा 32 लक्षणों वाली चंद्रलेखा। कौन चंद्रलेखा? परमाल, परमदेव, वो परमाल जिनके नाम पर परमाल रासो लिखा है जगनिक ने, उनकी दोहित्री हैं और महाराज जयत्र चंद की वो पुत्री हैं। 32 लक्षणों वाली वह चंद्रलेखा जो है वो खरल में बैठकर पीस रही है और सामने महाकाय मूर्ति है और उनके गुरु नागनाथ सामने बैठे हुए हैं और रस बन रहा है, बन चुका है और रस को छीनने वाले लोग मौजूद हैं। नागनाथ की हत्या हो जाती है। खरल और मूर्ति दोनों रसातल में चली जाती हैं। चंद्रा, जिसको नागनाथ अपना गुरु बनाना चाह रहे थे, संकोच में थी, गुरु का रूप धारण भी कर लेती हैं। मन में सोचती हैं कि कुछ ऐसा हो कि मैं नागनाथ की देह को, शव को लेके यहाँ से उड़ जाऊं। सोचती है, उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि खरल में जब वो पीस रही थी, कोटि वेद रस बनने पर कुछ बूंदे छिटक कर उन पर पड़ चुकी थी। क्या समझेंगे इसको हम? कैसे समझेंगे? आकाश मार्ग से वो जा रही हैं, परेशानी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या यही परेशानी हमको 100 years ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ते हुए होती है? क्या एकांत के 100 वर्ष पढ़ते समय, हम मार्केस को पढ़ते समय वहां पर इस तरह की कितनी घटनाएं आती हैं और जब हम उन पर बात करते हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझाया जाता है कि दरअसल यह जो है ये लैटिन अमेरिकन लिटरेचर का क्राफ्ट है, शिल्प है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चारू चंद्रलेख 63 में आया है और 100 years ऑफ सॉलिट्यूड 67 में आया। अगर हम उसे क्राफ्ट मान सकते हैं तो इसे क्राफ्ट क्यों नहीं मानेंगे हम? जानिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि पंडित जी के यहाँ इस तरह की जो तमाम चीजें आती हैं वो उनकी रचनाओं में वर्णित जीवन का शिल्प है, कथ्य नहीं। कथ्य क्या है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अभी केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं।
बाणभट्ट की आत्मकथा में एक युवती है सुचरिता। सुचरिता को के विवाह के तुरंत बाद उनके पति जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं और मिलते ही नहीं। एक रोज ना जाने कैसे किसी सरोवर के किनारे उनकी सास स्नान कर रही हैं और सुचरिता को दिख जाते हैं। सुचरिता पहचान भी नहीं पाती है, माँ पहचान लेती है और जब माँ कहती है उसको बेटे की तरह बात करती है तो वो इस तरह से बात करता है जैसे कोई साधक या तपस्वी करता है। तो माँ को गुस्सा आया, कहती है भंड, धिक्कार है तेरी साधना पर जो माँ को भी पहचानने से इनकार करने के लिए कहती है। साफ तौर पर समझ में आता है कि वो तमाम चीजें जो साधना पद्धतियां हैं वो जीवन का मूल तो नहीं था, लेकिन वो थी तो पंडित जी के यहाँ आएंगी, आ रही हैं दोस्तों। तो क्या करें, इन चीजों को समझने के लिए, इन विस्मयों को दूर करने के लिए हम क्या करें? मैं समझता हूं कि मुझे पंडित जी के उपन्यासों पर जरा देर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन परेशानी यह है कि उपन्यास इतने सारे हैं और उनमें प्रसंग भी इतने सारे हैं कि अगर एक पर भी बात करूंगा और 5-5, 10-10 मिनट भी बात करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 बातें मैं आप लोगों के सामने रख दूं और ये बताऊं कि दरअसल पंडित जी जो कल्प सृष्टि करते हैं उसका कारण क्या है। किताब निकाल के रख लेता हूँ, खोल पाऊंगा तो खोलूंगा, नहीं तो उसमें से याद करके बता दूंगा। कल्प सृष्टि का कारण क्या है, क्यों पंडित जी इस तरह से इतिहास के साथ ऐसा ट्रीटमेंट पंडित जी क्यों करना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ बाणभट्ट की आत्मकथा से। धीरे धीरे 2-3 बातें बताते हुए मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। जब हम बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को आप देखिए कि वो कैसे अपनी अर्थवत्ता को पहचानते हैं। सबसे पहले भट्टिनी, नहीं देखूंगा किताब, ऐसे याद के बता दूंगा जितना याद आएगा। भट्टिनी को एक समय यह बोध होता है कि मैं भी सामान्य बालिका हूं। उसे यह बोध होता है कि जैसे इस शब्द वही है तो इसलिए बोलना पड़े, सारे वर्ग में तमाम सामान्य बालिकाएं हैं वैसे ही मैं हूं। जबकि वो कौन है, वो देवपुत्र तुवर मिलिंद की बेटी है, पुत्री है, जिनका अपार सम्मान है। तो वो किडनैप कर ली जा गई है और उसे छोटे राजवंश में दाखिल करा दिया गया है। वहां बैठी हुई कोई पूछने वाला नहीं। अजीब बात यह है कि वहां से निकली हुई महामाया भी किडनैप कर ली गई थी। ये कौन सी दुनिया है? पंडित जी किनके बारे में सोच रहे हैं? लेकिन जो किडनैप कर ली गई हैं उनको जब वो बाहर निकलती हैं तो समाज के लिए काम करना शुरू करते हैं। गुरु जी ने लिखा उनके इस दरवेश, उनकी बात को मैं यहां पर रख रहा हूं। लेकिन बाणभट्ट, अघोर भैरव, इन दोनों की एक एक बात बता रहा हूं आपको। अघोर भैरव महामाया के विवाह पूर्व के प्रेमी, अब वो दोनों साथ हैं। अघोर भैरव जिस तरह से बाणभट्ट से बात करता है कि तेरी जाति ही झूठी है, तू दम्भी है, तू महावरा की रक्षा करेगा, सब कहते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं जो हमारे लिए डरना किसी से नहीं, ना गुरु से, ना मंत्र से, ना लोक से, ना वेद से, डरना किसी से। वो बाण को ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं। और बाणभट्ट अवसर आने पर जब एक राजपुरुष उनसे कहता है कि तुम क्या समझते हो, सम्राट की आंख के एक इशारे से तुम्हारा जाने क्या से क्या हो जाएगा, तो वो निरीह कवि बाणभट्ट कहते हैं कि तुमने अभी बाण को जाना नहीं। इशारा होने से पहले इशारा करने वाले की आंखें ही नहीं रहेंगी। पंडित जी इतिहास में जाकर ये फेरबदल करते हैं, इतिहास के भीतर से प्रतिरोध को तलाशते हैं, इतिहास के भीतर से वो लोकतांत्रिकता को तलाशते हैं।
इतिहास के भीतर से जो प्राच्यवादियों ने जिस तरह से आपके प्राचीन इतिहास को आदर्श और आध्यात्म और रहस्य और जाने किस किस के साथ जोड़ दिया है, पंडित जी उसकी एक भौतिकवादी दृष्टि भी तलाशते हैं। हमारे आदरणीय नामवर जी उसी को दूसरी परंपरा की खोज भी। पंडित जी ऐसे ही नहीं लिख रहे थे, वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि आपके सामने कहानी रखना चाहते हैं। निपुणिका सीधे सीधे पूछती है, बाण ये बताओ कि मेरी सारी परेशानियों की अनर्थ मेरा स्त्री होना नहीं है। आप सोचें, ये क्या स्त्री विमर्श नहीं था? हम विमर्श की बात ही ना करें, ये क्या मनुष्य होना नहीं था? और पंडित जी फिर कहते हैं, और जो कहते हैं वो बहुत बड़ा है, वो ये कहते हैं कि इस तरह समझे जाने वाली स्त्रियों में देवत्व होता है। मैं नहीं समझता कभी किसी ने इतिहास में इस तरह की बात कही हो। यह देवत्व निपुणिका में है, यही देवत्व चंदा में है। कौन चंदा? पुनर्नवा की चंदा। यही देवत्व मैना में है, मदनावती में। कौन मदनावती? चारूचंद लेख की मदनावती। पंडित जी एक सीरीज बना के चीजें दोस्तों हम लोगों के सामने ले आते हैं, लगातार वह बातें करते हैं। इससे समझ में आता है कि इतिहास वैसा नहीं है या हम तक वैसा नहीं पहुंचाया गया, हमें वो चीजें उस रूप में नहीं बताई गई। आगे बढ़ता हूं, देर लगती चली जाए। चारूचंद लेख पर बात कर लेता हूं। चारूचंद लेख इतना विशद उपन्यास है, मैं समझता हूं जितना इतिहास से खेल पंडित जी ने चारूचंद लेख में किया है उतना कहीं नहीं किया। आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, यकीन कीजिएगा। सीदी मौला जो है, सीदी मौला वो टिल्मिश, मंगोलों के जो राजा टिल्मिश से मिलते हैं, वहां की साधनात्मक पद्धतियों की चर्चा करते हैं। और उनका दूसरा पांव जो है वो दिल्ली से सल्तनत में जुड़ा, दिल्ली के सुल्तान से जुड़ा हुआ। आप देखिए सीदी मौला की अनुभव क्षमता देखिए, सामर्थ्य देखिए, वो अद्भुत कैरेक्टर है, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सीदी मौला की सारी, अगर ये शब्द बनता हो, मौलाई एक सामान्य लड़की, नेटुए का लौंडा, मेरा शब्द नहीं है, अलहना का शब्द है, उसी उपन्यास में लिखा गया है। लड़के के रूप में रहती है वो लड़की, उनकी सारी तांत्रिकता, सारी तपस्या ऐसे उड़ा देती है कि ये जो तांत्रिक और सिद्ध हैं, इनसे देश का कभी भला नहीं हो। सीदी मौला का रंग उड़ जाता है, चेहरा झुक जाता है, सीदी मौला चुपचाप चले जाते हैं। इसी चारूचंद लेख में पंडित जी ने कहा है, बताया है, बार बार कहा है कि राजाओं से कुछ नहीं होना। महामाया भी ये करती है, बाण भट्ट की महामाया भी ये कर दी है कि जब वो प्रत्यंत 12 दस्यु सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि देवपुत्र तूर मिलिंद और सम्राट के मिल जाने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा, जनता को करना होगा। जनता को संगठित करने के अपना त्रिशूल घुमाते हुए महामाया जनता को संगठित करती है। वैसे ही रानी चंद्रलेखा जो है वह भी निकल आती है बाहर और जनता को संगठित करती है। ध्यान दीजिए, उपन्यास 63 में आया है, 62 का युद्ध हो चुका है। आप यकीन करेंगे, इस उपन्यास में लिखा हुआ है कि हम तो महाभारत काल से चीनियों और किरातों को भाई भाई मानते आए हैं। इस उपन्यास में लिखा हुआ है। कहां नेहरू खड़े हैं, कहां गांधी खड़े हैं, कहां गुरुदेव आपात मस्तक सफेद शमशों से ढके हुए आ जाते हैं, ये पहचानना पड़ेगा। पंडित जी अपने वर्तमान को किस तरह से इंजेक्ट करते हैं इतिहास में, वो चीजें कैसे बनने लगती हैं, आप देखिए। पहचानने की कोशिश करते हैं तो चीजें एकदम से समझ में आने लगती हैं दोस्तों। आप मेरे पास जो बताने के लिए है वो सारा नहीं बता पाऊंगा, इतना सारा नोट किया हुआ है तो उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, छोड़ दिया जाता है। एक बात कह दी जाती है कि पंडित जी ने इसी उपन्यास में कालिदास को कल्पित कवि कहा है, कल्प कवि कहा है। आगे इस पर बात करूंगा। दो छोटी छोटी बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं पुनर्नवा को लेकर।
और अनामदास का पोथा। ये पुनर्नवा उपन्यास गुरुदेव, ये उपन्यास उसी विधवा के नांदी श्राद्ध वाली घटना के आधार पर लिखा गया। इस उपन्यास में चंदा है, इस उपन्यास में मृणाल मंजरी है और गोपाल आर्यक है। कौन गोपाल आर्यक? बाणभट्ट में जो लौरिक देव है वही यहाँ गोपाल आर्यक है। प्रेम त्रिकोण, एक दूसरा प्रेम त्रिकोण देखिए, देवरात है, शर्मिष्ठा है और मंजुला है। एक और प्रेम त्रिकोण देखिए, राजा सातवाहन है, चंद्रलेखा है और मैना है। एक और प्रेम त्रिकोण देखिए, बाणभट्ट है, भट्टिनी है और निपुणिका। लेकिन प्रेम त्रिकोण मानने से बात नहीं बनेगी दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, इनमें से हर त्रिकोण में एक कैरेक्टर ऐसा है जो राजनीति से बुरी तरह प्रभावित है। निपुणिका, मैना और चंदा, तीनों बुरी तरह से राजनीति से प्रभावित हैं। लेकिन इस पर भी बहुत देर तक बात की जा सकती, नहीं करेंगे। बताना ये चाह रहा हूं कि पुनर्नवा उपन्यास 73 में आया। इस उपन्यास में पंडित जी ने क्या किया है? इस उपन्यास में पंडित जी ने सवाल खड़ा किया है कि अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से किसी पुरुष के साथ रहना चाहती है तो क्या वो नहीं रह सकती? और अगर ये बात इस तरह से हो जाए कि पुरुष विवाहित है तो क्या होगा? रह सकेगी कि नहीं रह सकेगी? चंदा को इसी रूप में वैसे ही मान लिया जाता है जैसे निपुणिका है। लेकिन वो सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि राजा उसके लिए बुलाता है, प्राश्निकों को बुलाता है और कहता कि देखिए, पंडित जी ने लिखा है कि देखिए अब तक जो चीजें हो चुकी हैं, पंडित जी के मुंह से बुलवा रहा हूं, हो चुकी हैं, उनको वैसे ही देखने से बात नहीं बनेगी, वैसे ही करने से बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ बदल चुका है, इतने लोग बाहर से आ चुके हैं, समाज वैसा नहीं रहा, संस्कृति वैसी नहीं रही, संबंध वैसे कैसे रहेंगे? ऐसा सवाल पंडित जी ने खड़ा किया है। करते रहे लोग कि साहब आप जो है लिविंग में रहेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। यहां लोकतांत्रिकता देखिए आप। चंदा और मृणाल मंजरी का संबंध देखिए आप। स्वयं सम्राट समुद्रगुप्त जो है वो चंदा को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसी उपन्यास में स्थिति ऐसी बनती है कि सम्राट गुप्त समुद्रगुप्त जो है वो चंदा का सम्मान करने लगते हैं। पंडित जी ऐसा व्यू रचते हैं इतिहास के भीतर ले जाके, जहां से समझ में आता है कि नहीं, तार्किकता ये है। और पंडित जी के यहाँ तार्किकता मानवीयता के बगैर होती ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मानवीयता के लिए लोकतांत्रिक होना अनिवार्य है। तो पुनर्नवा उपन्यास जो है वो इस तरह से बात करता है। अब आखिरी बात, लेकिन दो बातें, आखिरी दो बात, सॉरी वो एक पुनर्नवा को लेकर ना अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा पर आने से पहले पहली बात कह देता हूं, फिर बाद में आप उसे सुनेंगे नहीं, इसलिए पहले कह देता हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित जी के यहां पर वो जो परिवेश है सारा, उसमें से मैं अगर एक चीज उठाऊं, सिर्फ एक चीज, कैसे पंडित जी देखते हैं नृत्य। एक एक चीज पंडित जी जानते हैं, एक एक चीज। अगर चिट्ठी किसी के पास गई है तो वो पेटी कैसी है, प्रतोलिका कैसी है, और चिट्ठी के फोल्ड जो हैं, कितने फोल्ड हैं, और कितने फोल्ड की बात क्या कहना चाहती है और कितने फोल्ड की बात क्या कहना चाहती है, पता नहीं पंडित जी ने कहां से जाना, नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नृत्य के लिए जो है, नृत्य की चारियां, मैं दो एग्जांपल लेके आपसे बात करूंगा ताकि हमें पता चले कि पंडित जी कैसी चीजों को जानते थे। आचार्य देवरात बैठे हैं, सभा में डांस हो रहा है, मंजुला देवी डांस कर रही हैं, डांस समाप्त होता है, सब लोग बहुत प्रसन्न है, खुश है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। तो राजा कहता है आप तारीफ नहीं करेंगे? तो हाँ, अच्छा अच्छा। तो मंजुला देवी पूछती हैं कि क्या बात है, तो चुप रहते हैं। फिर पूछती हैं तो कहते हैं कि देवी आप भावानुप्रवेश नहीं कर पाई ठीक से।
तब मंजुला का चेहरा उतर जाता। तो कहती कि आचार्य मुझे आपसे ये सीखना पड़ेगा। इसी उपन्यास में मांडव्य शर्मा अद्भुत करेक्टर हैं जो वसंत सेना के बारे में कहते हैं कि वो भवन में प्रवेश कर पा रही है, कर सकती है। नृत्य की गतियों को, चारियों को, महाशिव के तांडव, काल देवता के अकुंठ नृत्य को और काल के कुंठ नृत्य को एक एक चीज पंडित जी अपने उपन्यासों में रख देते हैं। क्या है तांडव, क्या है लास्य, क्या है अकुंठ, क्या है कुंठ। लास्य देखना है तो वो कदम्बवास की हत्या के बाद वहां से भागी हुई कर्नाटी दासी जो जगन्नाथपुरी जाती है और फिर स्थानेश्वर आती है और फिर वहां से वो सातवाहन के राज्य में चली जाती है और वो जब अपने इष्ट की आराधना करते समय डांस करती है तो उसकी चारियां कैसी होती है सातवाहन देखता है। आश्चर्य होता है कि पंडित जी एक एक बारीकी को कैसे जानते हैं। मैं स्थापत्य में नहीं जाऊंगा, मैं संगीत में नहीं जाऊंगा, मैं तंत्र साधना की अनेक विधियां में नहीं जाऊंगा, सब पंडित जी के नाम। बस अब आखिरी बात करते हैं, अब बात समाप्त करते हैं। अनाम दास का पुत्र, ये मेरे उन साथियों के लिए है जो आजकल बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। इसमें एक घटना यह है कि रैप जो है वो इतने अबोध हैं कि उन्हें पता ही नहीं स्त्री क्या होता है, पता ही नहीं। सिर्फ सवाल करना जानते हैं और तपस्या करना जानते हैं। जिस रोज एक स्त्री दिख जाती है और वो देख लेते हैं वो बेहोश पड़ी है, माफ कीजिएगा उपन्यास में लिखा पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ, तो चकाचौंध हो जाती है कौन है, क्या है, ये कैसा मनुष्य है। वो बेहोश है, आंखें बंद है तो उनकी आंखों पे उंगली लगा के देख रहे हैं कि ये हिरण की आंखें यहाँ किसने चिपका दी है। ऐसे अबोध है रैप। लेकिन वही रैप जो है ये अपने आप में अनूठा उपन्यास है जिसमें पंडित जी एक तपस्वी को सामाजिक बनते हुए दिखाते हैं। इसमें जटिल मुनि की बात मैं पहले बता चुका हूं। इसमें एक तापस है, अगर कहें तो मैं 2-3 लाइनें पढ़ देता हूं, ज्यादा नहीं 2-3 लाइनें मैं निकाल रहा हूं। अब बताइएगा कि ये कौन है। वे बहुत वृद्ध तो नहीं थे, केश उनके अभी काले थे, पर उनमें एक विचित्र प्रकार का तेज था। केश अभी उनके काले थे। ऐसा लगता था किसी बिल के द्वार पर मणिधर सर्प ने अपनी मणि उतार कर रख दी है। शरीर उनका काला था, नाक चिपटी थी, कान बड़े बड़े चौड़े और ललाट सपाट। उनके निकट जो स्त्री पुरुष बैठे थे प्रायः छोटी जाति के लोग थे, पर उनके चेहरे पर श्रद्धा की चमक थी। और ये व्यक्ति कैसा है? वह यज्ञ के विरोधी हैं, ब्राह्मण के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं, यहाँ तक कि एकांत तप के भी विरोधी हैं। कौन है ये? मैं निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, ये बाबा साहब अम्बेडकर। आप साफ तौर पर उनको यहां पर देख सकते हैं। रैक तक आते आते पंडित जी कैसी बातें करने लगते हैं। 2 प्रसंग और बताऊंगा और बात खत्म कर दूंगा। जबाला की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए एक नृत्य करवाया जाना है। नृत्य कोली करेंगे, कोलियों का नृत्य है, वहां पर रहा। और प्रजा जो है वो भूखी है। सुनिए, राजा से बात करके मैं अन्न वितरण करने का कार्य शुरू कर देता हूं। एनजी के लिए है ये। लेकिन केवल अन्न वितरण से तो काम नहीं चलेगा, फिर सारी प्रजा को भिक्षा पर आश्रित भी तो नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, इस दिल्ली में जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, काम नहीं देती है। पंडित जी 76 में
जनता के लिए काम मांग रहे हैं, कह रहे हैं भोजन देके उनको पराश्रित मत कीजिए। आखिरी बात बोलूंगा तो बोलती चला जाऊंगा। आखिरी बात, गोपाल आर्य जब ये सुनता है कि राजा अन्यायी है और स्त्रियों का अपमान करता है, यहीं बोल खड़ा के बोलना है, स्त्रियों का अपमान करता है, राजा अन्यायी है, तो वो अपने दोस्तों को लेकर राजा की तरफ चल पड़ता है। वहां एक व्यक्ति है, सुमेर काका। सुमेर काका कहते हैं गदा पचीसी है, अभी राजा की शक्ति को जानते नहीं, जाएंगे तो राजा ठीक कर देगा। लेकिन एक बात तो है, राजा को छठी का दूध तो याद आ जाएगा। जंतर मंतर याद कीजिए। बहुत धन्यवाद। जी जी वही, माफ कीजिएगा, बहुत समय लिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आचार्य जी के उपन्यासों में कल्प सृष्टि, मिथकीय चेतना और लोक तत्व के जिस गहन अंतर संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उसने हम सभी के चिंतन को एक नया आयाम दिया है। अब मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर अनिल राय जी से कि वो यहाँ आए और हमारा ज्ञानवर्धन करें। आज के इस सभागार में मंच पर मेरे साथ विद्यमान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साक्षात प्रतिमूर्ति गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, मेरे अनुज और गुरु भाई प्रोफेसर नीरज कुमार, मेरी बहन सीमा और इस पूरे आयोजन की सूत्रधार डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी, सभागार में उपस्थित मेरे बहुत सारे मित्र, जिनमें प्रोफेसर विनय विश्वास, प्रोफेसर लालचंद जी एनसीईआरटी से, प्रोफेसर वेद प्रकाश और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया के छात्र भी यहाँ पधारे हुए हैं। श्रीलंका से दो मेरी पीएचडी की छात्राएं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आई हुई हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं, इंदिरा और सुगंधी। और मित्रों, समय बहुत हो चुका है और ऐसा कुछ बचा नहीं है कि मैं भी कुछ नई बात करूंगा। बहुत रेंज के साथ और बड़ी तैयारी के साथ नीरज ने अपनी बात रखी है, बल्कि मुझे भी उसी तरह संकोच हो रहा था जिस तरह से नीरज ने कहा कि मैं चित्त हो गया। मैं चित्त तो नहीं हुआ, लेकिन चिंतित जरूर था, क्योंकि विश्वविद्यालय के बहुत से जो कार्य हैं उन कार्यों में मेरी इतनी व्यस्तता है कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है। द्विवेदी जी के सारे उपन्यास लगभग 26 साल 27 साल पहले पढ़े हुए थे। फिर से एक उपन्यास सुना, बाणभट्ट की आत्मकथा, क्योंकि मुझे वो सबसे प्रिय लगता है उनका उपन्यास। विषय इतना बढ़िया है
और इस विषय को नीरज ने चुना, गल्प और कल्प, और इसके साथ साथ इतिहास। पंडित जी इतिहास को रिक्रिएट करते हैं। नीरज जी ने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा है, नोबडी कैन ट्रेवल इन हिस्ट्री फिजिकली बट आई कैन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, a writer like Acharya Hajari Prasad Dwivedi can travel in history and he can recreate the history. पंडित जी इतिहास में यात्रा करते हैं और पंडित जी के इतिहास बोध को समझने के लिए आपको पुराने साहित्य में जाना पड़ेगा। संस्कृत वाङ्मय का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक होगा, तांत्रिक साधनाओं का ज्ञान होना आवश्यक होगा। उन साधनाओं का आप ज्ञान मत प्राप्त करें, लेकिन पंडित जी की जो पुस्तकें हैं, खास करके सहज साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, ये जो इस मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये जो किताबें हैं, मैं समझता हूं कि उनके उपन्यासों को भी समझने की कुंजी उसमें आपको कहीं न कहीं मिलेगी। बाणभट्ट की आत्मकथा का जिक्र हुआ। इसकी जो भूमिका है पंडित जी ने जो लिखी है, वो उनकी कल्प सृष्टि का अद्भुत नमूना है। इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे मिस कैथराइन कोई कल्पित पात्र नहीं है और मिस कैथराइन के माध्यम से जिस तरह से द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के मन को क्रिएट किया है, ये वही बाणभट्ट नहीं है जो हर्ष के दरबार के कवि हैं, हर्ष के दरबार में रहते हैं और राजा हर्ष किस तरह से उनसे अप्रसन्न था, इसकी परवाह बाण ने नहीं की, भट्ट ने नहीं की। मैं कहना यह चाहता था कि पंडित जी इस तरह से अपने इतिहासों में कल्पना को ले आते हैं, अपने उपन्यासों में कल्पना को लाते हैं। एक प्रसंग मुझे ध्यान आया, गंगा स्नान करने चलोगे, गुरुजी की एक पुस्तक है। पुस्तक आने से पहले गुरुदेव ने बताया कि गंगा स्नान होता क्या है। वो पंडित जी के साथ एक दिन गए। पंडित जी ने कहा कि गंगा स्नान करने चलोगे? सर समझ रहे हो कि वास्तव में गंगा जाना है और वहां स्नान करना है। वहां एक विद्वान से उनका परिचय हुआ और उसके बाद जब सर ने कहा कि पंडित जी गंगा स्नान की बात आप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गंगा स्नान हो तो गया। ये उनकी कल्प सृष्टि आज की शब्दावली में कहूं तो बीज शब्द है, कीवर्ड्स। द्विवेदी जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो बहुत कुछ आपके लिए हवा हवाई हो जाएगा, आपसे छूट जाएगा। पंडित जी ने 4 उपन्यास लिखे।
और ये चारों उपन्यास आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पता चलेगा कि आपको कौन सी साधना कहां मिल जाए, कहां एक सा भाव मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि पंडित जी की कल्प सृष्टि इतिहास को निगेट नहीं करती है, उसका अतिक्रमण नहीं करती है, लेकिन उसके रिक्त स्थानों को भरती है। पंडित जी अपनी कल्पना के रंग से, अपनी हथौड़ी और छेनी से उस गैप को भरते हैं। विचित्र संयोग की बात है कि पंडित जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी और गुरुवर ने उनकी जीवनी लिखी। जीवनी में भी आपको आत्मकथा का आभास, आत्मकथा का आनंद, अगर आप बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। आप पंडित जी के जीवन को देखें, शांति निकेतन से लेकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके पश्चात चंडीगढ़ और फिर बेतलवा डाल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बाणभट्ट से वो जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि बाण का जो साहित्य है उसके बारे में कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण के बाद अगर कुछ है तो उसका उच्छिष्ट है। कादंबरी अधूरी रही, हर्षचरित अधूरा रहा, बाण भी कहीं न कहीं अधूरे रहे। बाण को कौन मिले? निवनिया मिली, महामाया मिली। मैं कहता हूं कि आचार्य द्विवेदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान स्त्री विमर्श में है। मित्रों, कितने स्त्री विमर्शकार हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक स्त्री विमर्शकार के रूप में देखते हैं। ये जो पात्र हैं, इनके ऐतिहासिक पात्रों को भी एक नवीन कल्पना के माध्यम से एक नए रंग में वो प्रस्तुत करते हैं और वो रंग आपके ऊपर ऐसा चढ़ता है कि आप कभी इन पात्रों को भूलते नहीं। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक जो यथातथ्यता उसके साथ जो सूक्ष्म वर्णन है वह बाणभट्ट की आत्मकथा में बाण का जो अंतः संघर्ष, उस अंतः संघर्ष को जिस विलक्षणता के साथ संगुम्भित करते हैं, वह उनके क्राफ्ट का, उनके कौशल का, उपन्यास कला का एक अद्भुत नमूना। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन भारत में ले जाती है, लेकिन वह हर्षकालीन भारत, वह मध्यकालीन समाज किस तरह के दुश्वारियों में फंसा हुआ था, वह सामंती समाज कितना पतित हो गया था,
लेकिन ऊपर से जो उसका ढकोसला है वह उद्घाटित करते हैं आचार्य द्विवेदी अपने उपन्यासों में। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के हैं, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा में 20वीं शताब्दी की अनुगूंज आपको दिखाई पड़ेगी। पंडित जी के पात्र, चाहे वो न्यूनिया हो, चंद्रा हो, स्वयं बाणभट्ट हो, वो व्यष्टि नहीं हो पाते हैं, बल्कि समष्टि के प्रतीक बन जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, उनके प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये द्विवेदी जी की बहुत बड़ी विशेषता है उनके कल्प सृष्टि की। ये बहुत अच्छी बात कही नीरज ने कि वे घटित नहीं घटमान के रचनाकार हैं। घटमान यानी वर्तमान, लेकिन क्या वो अतीत को वर्तमान में उसी तरह ले आते हैं जैसा अतीत था? उस अतीत को भी वो एक तरह से सृजित करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। रैक का एक प्रसंग आता है। रैक को अक्सर खुजली होती है। ये रैक की जो खुजली है, क्या कोई सामान्य खुजली है? ये क्या है? ये समझने की जरूरत है। प्रेम का ऐसा सांद्र और सघन रूप पंडित जी ही क्रिएट कर सकते थे। गुरु जी की चर्चा नीरज ने बहुत शिद्दत के साथ की। गुरु जी के साथ हम लोग, मैं अक्सर कहता हूं कि आचार्य द्विवेदी को मैं नहीं देखा था। 79 में 79 में उनकी डेथ हो गई थी। मैं 1980 में दिल्ली आया। बड़े बड़े साहित्यकारों को देखा, महादेवी को देखा, गेय जी को देखा, लेकिन पंडित जी को नहीं देख पाया। इसका बड़ा मलाल रहता है मुझे। पंडित जी को हम लोग अगर देख पाते हैं तो गुरु जी के रूप में ही देख पाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, पंडित जी जहां बैठते होंगे वहां वास्तव में शताब्दियां विद्यमान होती होंगी। तो ऐसे गुरु के हमारे ऐसे गुरु मिले जिनसे हमने पंडित जी को उनके चश्मे से देखा और अनुभव किया कि पंडित जी कैसे होंगे। एक सामान्य से बालक का किसी विद्वान के पास आना और ये पूछना कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, मुझे लगता है कि पंडित जी भी उससे पीड़ित रहते होंगे। ये अकारण नहीं है मित्रों। पंडित जी के पूरे जीवन को आप देखें तो आप समझ सकते हैं। बहुत पहले गुरुवर का जब रिटायरमेंट हुआ था तो मुझे याद है एक पत्रिका का संपादन किया गया था और उसका नाम रखा गया था बाणभट्ट का मन। नामवर जी ने कहा कि विश्वनाथ जी का मन बाणभट्ट का मन नहीं हो सकता है, लेकिन बाणभट्ट को भी अगर समझना हो
तो मुझे लगता है कि गुरुदेव का जीवन अपने आप में उसका एग्जाम्पल है, अपने आप में उदाहरण है। पंडित जी की धमनियों में इतिहास प्रवाहित रहता है। बहुत बड़ी बात की नीरज ने। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिना इतिहास बोध के आपको पंडित जी के उपन्यास समझ में नहीं आएंगे। इतिहास बोध की जानकारी, इतिहास बोध का होना आपके लिए बहुत लाजमी। उनके उपन्यासों का रेंज 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रेंज आज भी आप महसूस कर सकते हैं। और पंडित जी का एकमात्र दर्शन ये था, और मुझे लगता है कि शायद उस दर्शन में कहीं ना कहीं बंगाल की भूमि जो है उसका योगदान है। वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे, आचार्य क्षिति मोहन सेन का उनका साथ रहा। चंडीदास ने कहा था कि सवार ऊपरे मानुष ता ऊपर क्यों नहीं। मुझे लगता है कि पंडित जी के जो उपन्यासों में उनकी मूल जो चेतना है, उनकी जो मूल संवेदना है और जो उसका मूल दर्शन है कि मनुष्य से बढ़ करके कोई नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि पंडित जी के उपन्यासों में यदि कोई साधना है तो वो मनुष्य की साधना है और मानवता ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। मैं अपनी सारी बातों को समेटते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि गुरुदेव को और हम लोग परेशान नहीं करना चाहते, बहुत देर से बैठे हुए थक जाते हैं, तो मैं अपनी बहुत सी बातों का लोभ संवरण करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ हम लोगों ने भी गंगा स्नान कर लिया। अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मैं आचार्य जी 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 मैं आगे करूँगा कि सबको माइक महफिल में इस सेमिनार में आई एम ए ऑड मैन आउट, इसलिए हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी मैंने कभी पढ़ी भी नहीं किसी क्लास में भी। मैं हर ऐसे गोष्ठी में आता हूँ, अपनी वाइफ के साथ आता हूँ। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ और मेरी वाइफ मेडिकल का, तब भी मैं आता हूँ। मेरा इस परिवार के साथ, इस स्कॉलरशिप के साथ 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। मुकुंद द्विवेदी जो मेरे साथ 30-40 साल शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाया, हम बैठ के आचार्य जी के बारे में बातें करते थे, उनकी पब्लिकेशंस को कैसे एक्सपेंड किया जाए वो बात किया करते थे। फिर मुकुंद द्विवेदी जी मेरे घर आते थे, हम कई बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो सेकंड जनरेशन था। और थर्ड है अपर्णा जी जो जनकपुरी में अब हमारी पड़ोसन है। सो ये 3 जनरेशंस का कंट्रीब्यूशन हिंदी लिटरेचर को इतना ज़्यादा है कि इसके लिए मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा कि जोर से तारीफ। तो लास्ट 1 मिनट बोलूंगा क्योंकि नीरज जी ने बड़ा अच्छा स्कॉलरली लेक्चर दिया। उन्होंने रिलेशनशिप बताया हिस्ट्री का और लिटरेचर का, क्योंकि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट होती है। कई साल, कई डेकेड्स हिंदुस्तान गुलाम देश रहा, उसके बाद वेस्ट को कोई आइडिया नहीं था इंडिया क्या है, और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी। तो एक प्रोफेसर थे
सुनील खिलदानी, उनको कहा गया कि आप बताओ इंडिया क्या है। उन्होंने एक किताब लिखी आइडिया ऑफ इंडिया, पर उसमें उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात की, इंडिया के बारे में कोई बात नहीं की, और वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे उसके बारे में। उसके बाद रंजीत गोवा ने सबाल्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया। और सबाल्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू अगेन फ्रॉम लंदन, उन्होंने कई इतने डॉक्यूमेंट्स लिखे, इतने सेमिनार्स किए कि वो एक किस्म की रिसर्च बन गई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 2 मिनट देने का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आपने 2 मिनट में ही अपने बात को समाप्त किया। अब मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथियों और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। कायदे से मुझे यहाँ पे सिर्फ धन्यवाद के लिए बुलाया गया है, पर तब भी थोड़ा समय तो मैं भी लूँगी। मास्टर साहब ने बोला कि शव साधना अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। मुझे लगता है आज हम सब लोग जब यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों ने ना अतीत, वर्तमान और आधुनिकता तीनों को कहीं ना कहीं महसूस किया है। चारों उपन्यास मैंने पहली बार जब मैं 8वीं में थी तब पढ़े थे, यानी बुजुर्गियत तो मेरी भी आ गई है, 30 साल हो गए करीब करीब। लेकिन समझने का, उपन्यासों को समझने का जो क्रम है, और वो हर बार मैं नए तरीके से समझती हूँ। आज जब नीरज जी बोल रहे थे तब मैं उन उपन्यासों को नए सिरे से समझ रही थी। वो सारे उपन्यास जो मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़े हैं। नीरज जी ने बोला कि आचार्य जी की धमनियों में इतिहास गुजरता है। हमने उस इतिहास को पढ़ा, उस वर्तमान को महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज आचार्य जी होते तो क्या लिखते। कहीं ना कहीं उनकी कमी हम महसूस करते हैं, और मास्टर साहब, अनिल जी, नीरज जी और यहाँ जितने लोग हैं और आने वाली पीढ़ियों के लोग हैं, उनके द्वारा मास्टर साहब मैंने विश्वनाथ जी हम लोगों के पिताजी के मास्टर साहब थे, पर जगत मास्टर साहब थे। पापा उन्हें मास्टर साहब बोलते थे, हम उनके मास्टर साहब बोलते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनको मास्टर साहब ही बोलती हैं। तो सबका धन्यवाद जिन्होंने, अनिल जी, मास्टर साहब, नीरज जी, मास्टर साहब को यहाँ लाने के लिए सीमा जी का खास धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग आए, आप लोग मेरे गुरु भी हैं, मेरे साथ के भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनको मैं पहली बार मिलूंगी, जो आने वाली पीढ़ी है या आ चुकी, मतलब आने वाली पीढ़ी मतलब जो इतिहास साहित्य में आ रही है पीढ़ी, उनसे मैं मिल रही हूँ। और भगवान से का धन्यवाद करती हूँ। पहले तो अपने लिए धन्यवाद करती हूँ कि आभार प्रकट करती हूँ कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया। अनिल जी ने बोला कि मैं सूत्रधार हूँ, पर जब मैंने पहली बार शुरू करने की कोशिश की इस ट्रस्ट को पापा के जाने के बाद, तो मास्टर साहब मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड के रूप में आए। उनके गाइडेंस में मैंने शुरू किया। अनिल जी, नीरज जी, वेद जी, विश्वनाथ जी, विनय जी, और मतलब मैं नाम कितने भी लोगों की, बहुत सारे लोगों को मिस करूंगी मैं। उन सब का आभार कि मैं आज यहाँ तक पहुँची। अभी इस ट्रस्ट को 5 साल हुआ है। ये नया ट्रस्ट है। जो मेरे पिताजी ने शुरू किया था वो स्मृति न्यास था,
पर चूंकि उसको अगर हम लोग फिर से शुरू करना चाहते थे तो उसमें कानूनी अड़चन थी, तो हमने फिर से रजिस्टर किया। तो ये जो ट्रस्ट है इसको 5 साल हुए, लेकिन इसका इतिहास 1980 से है और उससे पहले बाबा के साहित्य का इतिहास है। तो मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ, मंच पे जो बैठे हैं उनका भी, मंच के नीचे जो बैठे हैं उनका भी, मीडिया से जो लोग आए हैं उनका भी, मेरे जितने परिचित हैं और जो मुझे आगे गाइड करेंगे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर गरम गरम चाय है और नाश्ता है, प्लीज आइए ज्वाइन कीजिए। और तालियां तो कायदे से होनी चाहिए क्योंकि तालियां पड़ी हो।